हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास मतलब जो हमने कल अपलोड की थी, अगर वो नहीं देखी अभी तक तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो क्लास देख ली है तो आपको ये वाली क्लास एकदम समझ में आ जाएगी। और अगर वो नहीं देखी और तब इस क्लास पे आगे पहले ही आ गए हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज क्या होती हैं और किन किन मैरिजेस में क्या क्या चीजें बताई गई, जैसे एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी क्या होती है, रिलेटिव इनकैपेसिटी क्या होती है, प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी क्या होती है और डिक्लेरेटरी इनकैपेसिटी क्या होती है। चारों इनकैपेसिटीज को मैंने डिफाइन ऑलरेडी किया है लास्ट क्लास में, तो वो आप जरूर देखिएगा, तब आपको ये वाला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे आज वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। काइंड्स ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज की हमने बात की, मुस्लिम लॉ में तो कितने तरीके की मैरिज होती है दोनों सेक्ट में, सुन्नी में अलग है और शिया में अलग है। सुन्नी की बात करें तो 3 तरीके की मैरिज है, वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर। और जहां दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिया की तो यहाँ पर भी 3 है, वैलिड, वॉइड और टेम्पररी। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। पहले वैलिड को समझते हैं। वैलिड जो है दोनों में एक जैसी है। अब जिस तरह से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड, जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड बनाते हैं, जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, वो जिसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो जिस मैरिज में प्रेजेंट है वो मैरिज को वैलिड बनाते हैं। अब वैलिड की बात करी है तो वैलिड मतलब सही, सही की बात हो रही है। और दोनों की बात यहाँ पर सेम नहीं है कि दोनों में कह रहे हैं, दोनों ही सेक्ट्स में, सुन्नी में भी और शिया में भी एक ही बात कह रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज प्रेजेंट है, तो उसका मतलब वो मैरिज सही है, वैलिड है। अब जब वैलिड मैरिज होती है तो वहां पर राइट्स एंड ड्यूटीज बनती हैं, वाइफ की भी और हस्बैंड की भी। क्या बनती हैं तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हस्बैंड की क्या ड्यूटी पड़ती है। हस्बैंड की ड्यूटी ये बनती है कि वो वाइफ को प्रॉपर मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, ये वाइफ की जो है राइट भी बन जाता है कि जो है वो भले ही कमाती हो लेकिन जो है वो अपने हस्बैंड से ले सकती हैं मेंटेनेंस। और ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो उसको जो उनके ब्लड रिलेशन है वाइफ के, जो उसके उनके मतलब रक्त संबंध में जो भी उनके फैमिली बनती है वाइफ की, उनसे कम से कम 1 साल में एक बार तो वो मिल ही सकती है। और अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो अब अलग अलग अपार्टमेंट सबको मिलेगा रहने के लिए। और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के अलावा मना भी कर सकते हैं किसी और को कि वो हमारे अपार्टमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये राइट्स हो गए जो वाइफ के पास होते हैं। इसके अलावा वाइफ का अधिकार डॉवर का भी बैठता है कि अगर जो मेहर होता है, अगर उसको मेहर की रकम नहीं दी जाती और वो कहती है देने के लिए, तो वो उसको मैरिज को कंज्यूमेट भी करने के लिए मना कर सकती है अगर जो है मेहर की रकम अदा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई मूर्ति पूजा वाली कॉन्क्यूबाइन रख लेते हैं अगर हस्बैंड, तो उस केस उसी अपार्टमेंट में तो वो रहने के लिए मना भी कर सकती है। वहां पर ये वाइफ का अधिकार है। जब हस्बैंड के अधिकारों की बात होती है तो उसमें पहली बात ये आती है कि जब भी वो मतलब रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी हेल्थ को रिस्पेक्ट देते हुए जब भी वो कंज्यूमेट करने के लिए करेंगे मैरिज को, तो वाइफ को करना होगा। और इसके अलावा अगर पर्दा की प्रथा है वहां पर किसी परिवार में, तो वो पर्दा की प्रथा जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। और ये ड्यूटी ये बनती है कि जो भी कमांड देते हैं, लीगली कमांड देते हैं हस्बैंड, वो वाइफ को पूरे करने होते हैं। इसके अलावा वाइफ की ड्यूटी इद्दत की भी बैठती है। तो इद्दत चाहे डेथ के थ्रू हस्बैंड जाते हो, मतलब वाइफ से अलग हुए हो, या फिर डिवोर्स के थ्रू अलग हुए हो, दोनों में ही अलग अलग बैठता है। इद्दत वाइफ को जो है करना ही पड़ता है। तो ये हो गए मैरिज के राइट्स एंड ड्यूटीज। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और बनती है कि दोनों ही हैं, दोनों हस्बैंड हो वाइफ हो, दोनों एक दूसरे को इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी पे दोनों का बनता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो लेजिटिमेट हो जाते हैं, लीगल हो जाते हैं, और दोनों के बीच में प्रोहिबिटेड डिग्री क्रिएट हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर आगे के रिलेशनशिप बनते हैं। तो ये देखा हमने वैलिड के मैरिज के बारे में। फिर सुन्नी की तरफ चलते हैं तो वर्ल्ड मैरिज, बातिल मैरिज कौन सी होती है। तो वर्ल्ड मैरिज कौन कौन सी होती है जो कि हमने पढ़ा था, जब आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, हमने पढ़ा था ना इरेगुलर, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटीज, तो वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। इरेगुलर मैरिज तो बता दिया कि रिलेटिव इनकैपेसिटी वाली होती है। लेकिन वर्ल्ड मैरिज कौन सी होती है। वर्ल्ड मैरिज वो मैरिजेस होती है जहां पर की जो है एक वाइफ थी, उसकी ऑलरेडी मैरिज हुई है, उससे दोबारा शादी कर, लीगली वाइफ मैरिड है अभी किसी और से, फिर उससे शादी होना, दैट इज व्हाट, क्या, दैट इज वर्ल्ड मैरिज है। वो उसको वर्ल्ड माना गया है। ऑलरेडी एक वुमेन है जिसकी शादी हुई है, उससे शादी करना
अलावा उसकी वाइफ को उसको तलाक नहीं मिला उसके हस्बैंड से, तो या अगर उनके हस्बैंड अभी जीवित हैं तो उस महिला से शादी करने को कहते हैं मैरिज होगी, वॉइड हो गई। दूसरी तरफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी जो हमने कल पढ़ी थी, अगर उनके अंदर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में अगर शादी हो जाती है तो वो हो जाती है मैरिज वॉइड। ये मैंने आपको इसीलिए बता रही थी कि वो वाला लेक्चर सुनना जरूरी है। तो वॉइड मैरिज जहां एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर हुआ हो और एक ऑलरेडी मैरिड वुमेन है, मतलब मैरिड वुमेन है ऑलरेडी, उसके साथ दोबारा से शादी करना, तो वो भी बोल रहे हैं मतलब डिवोर्स नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, तब शादी करना उस मैरिज को वॉइड बनाती है। तो सुन्नी की तरफ से हम पढ़ रहे हैं। अगर हम ये शिया में कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमने आपको कल ही बताया था कि जो वॉइड मैरिज की बात होती है, बातिल मैरिज की बात होती है, तो वहां पर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के साथ साथ मैरिड वुमेन जो ऑलरेडी उससे दोबारा शादी करने के साथ साथ जो रिलेटिव इनकैपेसिटी हमने कल पढ़ा था, वो रिलेटिव इनकैपेसिटी की मैरिज को भी वॉइड मैरिज जो है उन्होंने माना है। यानी इन्होंने एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और रिलेटिव इनकैपेसिटी को सेम फ्रंट पे, सेम फुट पे रखा है, अलग अलग डिफरेंस नहीं करा। तो अगर वो वाली रिलेटिव इनकैपेसिटी में शादी हो जाती है तो मैरिज कैसी होगी, वॉइड हो गई अकॉर्डिंग टू शिया लो, लेकिन वो जो है इरेगुलर होती है अकॉर्डिंग टू सुन्नी लो, कि सुन्नी लो के अकॉर्डिंग अगर मैरिज रिलेटिव इनकैपेसिटी में होती है तो वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर ऐसी कि उसकी जो भी अभी गलत हुई शादी, उसकी प्रॉब्लम को दूर करके उसे सही बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, 5 शादियां करना अलाउ नहीं है, 4 शादियां करना अलाउ है। तो अगर कोई व्यक्ति 5वीं शादी करता है तो जो 4 शादियां हैं उनमें से किसी एक को तलाक मिल जाता है, तलाक दे देता है, तो जो 5वीं होती है वो वैलिड हो जाती है। तो ये माना गया है रिलेटिव इनकैपेसिटी को इरेगुलर माना गया कि रेगुलरिटी जो है, इरेगुलरिटी उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन इस बात को जो शिया लो है वहां पर माना गया है वो भी वॉइड मैरिज ही है। वही अगर कर ली 5वीं शादी तो वॉइड है। अब ये नहीं कि पहले उसको तलाक दो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वॉइड मतलब वॉइड है, रिलेटिव इनकैपेसिटी में शादी की है तो वो शादी वॉइड है। अब ये तो हो गया 3 सुन्नी लो के अकॉर्डिंग वैलिड, वॉइड और इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब रिलेटिव इनकैपेसिटी वाली शादी। और यहाँ पर वैलिड, वॉइड और टेम्परेरी है। तीसरी शादी का मतलब है, ये कौन सी शादी है, टेम्परेरी। इसको टेम्परेरी मैरिजेस को मूता मैरिज बोलते हैं। ये मूता मैरिज इंडिया में ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, लेकिन शिया जो स्कूल है, इतना शिया स्कूल, वहां पर जो है ये फॉलो होता है। अभी मूता मैरिज का क्या मतलब होता है, मूता का मतलब होता है एंजॉयमेंट, तो इसको बोल सकते हैं मैरिज फॉर प्लेजर। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि टेम्परेरी मैरिज होती है, टेम्पररी यूनियन होता है और फॉर कंसिडरेशन होता है, यानी पेमेंट के लिए होता है, और एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। इसमें 3 चीजें हैं। पहली टेम्पररी मैरिज, दूसरी पेमेंट यानी डॉर फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना भी जरूरी है। मेहर तो है ही, मेहर होने के साथ साथ वो फिक्स्ड मेहर भी है। और तीसरी चीज है टाइम पीरियड भी फिक्स है। अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो वो शादी निकाह बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर डॉवर भी है, मतलब उसके अंदर मेहर भी है और उसके अंदर जो है जो यूनियन भी हुआ है। लेकिन अगर टेम्परेरी है, टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो वो मुता मैरिज मानी जाएगी। इसके अलावा मुता मैरिज में भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो होने जरूरी हैं, कि मतलब ये चीजें होनी जरूरी है मुता मैरिज में भी। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फॉलो कर लेंगे, नहीं, उसके लिए भी एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। मुता मैरिज के एसेंशियल कंडीशन में सबसे पहला आता है एज ऑफ प्यूबर्टी और साउंड माइंड। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे वैलिड मैरिज के, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर भी वही हैं जो मुता मैरिज में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला एज ऑफ प्यूबर्टी अचीव कर ली हो, और दूसरा है साउंड माइंड। तो तीसरी बात आती है यहाँ पर जो किनके साथ मुता मैरिज हो सकती है, तो दोनों के लिए अलग है, मेन के लिए अलग है, विमेन के लिए अलग है। मैन की जब बात करें तो वो किसी भी मुस्लिम के साथ मुता मैरिज कर सकते हैं, किताबिया के साथ कर सकते हैं, तो जो किताब के रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो किताब को मानते हैं कि रिलीजन के ओरिजिन वहां से हुआ है। फायर वर्शिपर के साथ कर सकते हैं, बट एक हिंदू के साथ नहीं कर सकते हैं मुता मैरिज। फिर इसके अलावा वुमेन की बात करें तो वुमेन जो है वो किसी से भी नहीं कर सकती सिवाय मुस्लिम के, मतलब मुस्लिम के अलावा किसी और से मुता मैरिज नहीं कर सकती है एक महिला। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वाइफ्स की बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा था वैलिड मैरिज में, तो वहां पर मैक्सिमम 4 मैरिजेस को परमिट किया गया था, ऐसा 4 वाइफ्स को परमिट किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जितनी भी हो सके, जितनी भी मर्जी है उतनी ही मुता मैरिज की जा सकती है। और नंबर ऑफ वाइफ्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर कंसेंट की बात करें तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है ऑफर इन एक्सेप्टेंस। तो ऑफर इन एक्सेप्टेंस जिस तरह से इजब और कबूल हमने वहां पढ़ा था, वैलिड मैरिज में बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जब ऑफर किया जा रहा है, एक्सेप्टेंस की जा रही है, तो मुता वर्ड बोलना जरूरी है। मुता मीन्स प्लेजर के लिए, टेम्पररी मैरिज है, या फिर कोई ऐसा शब्द बोलिए, मुता नहीं बोल रहे, कोई और शब्द बोलिए जिससे ये पता चलता है कि मैरिज जो है वो टेम्पररी है। फिर उसके बाद आता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो है वो नहीं होना चाहिए मैरिज। फिर
पीरियड ऑफ मुता, मुता का कितने पीरियड के लिए है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, और जो भी मेहर की रकम है वो भी फिक्स होनी चाहिए। इसके दो केस देखिए, शहजादा कानून वर्सेस फखर जहां 1953 पहला केस, जिसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा लिखा गया है मुता फॉर लाइफ, ठीक है, एक बात लिखी मुता फॉर लाइफ, या फिर उसमें पीरियड स्पेसिफाई नहीं हुआ कि कितने टाइम पीरियड के लिए मुता है, तो दोनों ही मतलब जो निकलते हैं दोनों बातों का वो एक ही निकलता है कि मुता जो है फॉर लाइफ है। अनस्पेसिफाइड पीरियड है या फिर मुता फॉर लाइफ लिखा है, तो दोनों का मतलब एक ही बनता है। शोरबा सिंह वर्सेस जफरी बीबी 1915 का केस, इसमें ये कहा गया कि अगर जो पीरियड है मुता का वो ओवर हो जाता है, उसके बाद भी कोहैबिटेशन जारी रहता है, तो और लेकिन जो पुरुष हैं, जो मैन है, उनकी जो है डेथ हो जाती है, तो मान लिया जाता है, मतलब ड्यूरिंग दैट पीरियड के अभी भी चल रहा है, कोहैबिटेशन साथ रहते हैं, तो उसके उस दौरान जो है डेथ हो जाती है अगर मैन की, तो मान लिया जाता है कि जो मुता था फॉर लाइफ रहा था। तो ये दो केसेस हो गए। अब देखते हैं लीगल इफेक्ट क्या होता है मुता मैरिज का। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि दोनों का कोहैबिटेशन लीगल होता है। नंबर 2, क्योंकि उनका कोहैबिटेशन लीगल रहा तो जो बच्चे होंगे वो भी लीगल ही होंगे, और दोनों को के जो प्रॉपर्टी रहेगी उससे इनहेरिट करने का जो अधिकार रहेगा वो बच्चों का रहेगा। ऐसा हमारे पास सेकंड जो है लीगल इफेक्ट कहता है। लेकिन जो पार्टीज रहेंगी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे, यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ बोला नहीं, आई डोंट नो, बट लेकिन यहाँ पर जो पार्टीज होंगी तो वो लोग क्या होंगे, उनको अधिकार नहीं होगा इनहेरिट करने का एक दूसरे का, जबकि वैलिड मैरिज में अधिकार था, यहाँ नहीं है। फिर इसके अलावा बात करते हैं मेहर की रकम की। तो अगर जो मेहर की रकम फिक्स है तो ऑब्वियस मिलेगी ही, लेकिन अगर टाइम पीरियड जितना है, जितना मुता मैरिज के लिए टाइम पीरियड फिक्स हुआ था, उससे पहले अगर हस्बैंड जो है छोड़ के चला जाता है वाइफ को, मतलब पूरा मुता मैरिज खत्म कर देते हैं, तो जितनी भी अमाउंट है, जितनी भी रकम है मेहर की, वो सारी की सारी मिलेगी। किसको? जो है वुमेन है उन्हें मिलेंगी, जिसको बोलते हैं हिबाए मुद्दत, यानी अगर मुद्दत से पहले, टाइम पीरियड से पहले व्यक्ति ने मुता मैरिज खत्म कर दी, तो जो महिला है उन्हें हिबा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, उन्हें मेहर मिलेगी। लेकिन अगर महिला छोड़ देती है तो उस केस में क्या होता है, जितना टाइम तक वो साथ रही उतना उन्हें मेहर मिलेगा, और जितने टाइम के उन्होंने छोड़ा, से 1 साल के साथ रहना था, 1 साल के हिसाब से इतने पैसे, 9 मंथ साथ रही, तो बाकी के जो दिन बचे वो काट के प्रोपोर्शन में मैन को पे करना पड़ेगा वुमेन को। फिर दूसरा इफेक्ट आता है इद्दत के बारे में बात करते हैं। अब पहले देखिए इद्दत पढ़ने से पहले कि मैरिज यहाँ पर डिसोल्व कितने तरीके से होती है। डिवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पर मैरिज डिसोल्व होगी या तो पार्टीज की डेथ हो जाएगी, पार्टी में से किसी की भी, या फिर हस्बैंड छोड़ के चला जाएगा। तो 2 तरीके तो ये हो गए कि जो है टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, एक डेथ हो गई हस्बैंड की, या फिर जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो 3 तरीके हैं, डेथ ऑफ द पार्टीज, टाइम पीरियड लैप्स हो गया, और तीसरा जो हस्बैंड जो है वो छोड़ देते हैं। तो 3 तरीके से, मतलब टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही उस मैरिज को खत्म कर देते हैं। तो 3 तरीके से मैरिज डिसोल्व होती है। तो अब आती है इद्दत की बात। तो इद्दत की जब बात करते हैं तो इद्दत में जब अगर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो है जो मैरिज है वो डिसोल्व हो रही है, मतलब टाइम पीरियड से डिसोल्व हो रही है, तो उसमें जो इद्दत रखनी होती है महिला को वो 2 महीने की रखनी होती है। लेकिन अगर डेथ की बात होती है, डेथ से डिसोल्व हुई है, तो उस केस में 4 महीने और 10 दिन की रखनी होती है। वो भी तब केस जब मैरिज कंज्यूमेट हो गई हो तब इद्दत रखनी है। मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो इद्दत रखने की जरूरत नहीं है। और अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक की इद्दत रखनी होगी। और मेंटेनेंस की बात करें तो शिया लॉ के अंडर कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता है वाइफ को। हाँ, अगर जहां पे भी फॉलो होता है वहां पर जो लोकल लॉज होंगे वहां पे कोई मेंटेनेंस मिलता है, तो दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। बट ऐसे शिया लॉ के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो लीगल इफेक्ट्स भी हो गए, एसेंशियल एलिमेंट्स भी हो गए, मैरिजेस बता दी आपको। हमारे जो शिया सेक्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या कितने तरीके की है, सुन्नी की सेक्ट के अकॉर्डिंग कितने तरीके की है। सुन्नी में हमने पढ़ा वैलिड, वॉइड और इरेगुलर, और शिया में वैलिड, वॉइड और मुता मैरिज। इरेगुलर कहां पर होती है? सुन्नी में होती है, शिया में नहीं होती। मुता मैरिज शिया में होती है और सुन्नी में नहीं होती है। और वैलिड और वैलिड दोनों की सेम है, वॉइड में दोनों में डिफरेंस है कि रिलेटिव इनकैपेसिटी को वॉइड में नहीं माना सुन्नी में, लेकिन जो रिलेटिव इनकैपेसिटी को शिया ने क्या कंसिडर किया हुआ है, वॉइड की तरह कंसिडर किया हुआ है। तो ये हमें पढ़ना है। कैपेसिटी वाली बात फिर से बात आ रहे हैं कि आपको इससे पहले वाली क्लास जरूर देखनी पड़ेगी। और अगर आपको क्लास सही लगी हो तो प्लीज आगे के लिए बने रहिएगा। हाँ, और एक बात और कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोनाउंसिएशन गलत रह जाता है, क्योंकि उर्दू का नहीं हम इतना जानकर, तो मैं उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गलती नजरअंदाज कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।